किस्से गलियारों के पेश करते हैं भारत विभाजन पर आधारित कहानियों में से एक ठंडी दीवारें। लेखक गुरमुख सिंह जीत। ईश्वर दास ने एक घुटन सी महसूस की। मई का महीना, बेहद तेज गर्मी और लू। उसका दिल घबरा गया। उसने बाएं हाथ के अंगूठे से माथे पर बहता हुआ पसीना पोंछा, फिर हाथ से पीठ खुजलाने लगा। जब इस तरह भी चैन न मिला तो बनियान उतारकर उससे पीठ रगड़ने लगा। पर उसको अंदर की घबराहट बाहर की घबराहट से ज्यादा तंग कर रही थी। वो अपने मन में कई निर्णय कर रहा था, साथ ही साथ वो उस सौदे को, लाभ हानि को भी हाँक रहा था। उसका दिमाग इस घटना के हर पक्ष पर विचार कर रहा था। उसका सर भारी होने लगा। तब पाकिस्तान बने मुश्किल से 8 साल हुए थे। कूचा नबी करीम में उनके पड़ोसी मोहनलाल के घर से हर समय आहें सुनाई देती रहती थीं। मोहनलाल के घर से मायावती की आहें कभी कभी ऊंचे ऊंचे रोने में बदल जाती थीं। पाकिस्तान बनने पर मुसीबत तो सब पर ही आई थी, पर उनकी मुसीबत कुछ अलग और अधिक ही थी। पिंडी भटिया में सब कुछ खोकर वे सुखे की मंडी से गाड़ी पर चढ़ने लगे थे। उनके प्राण डर से सिकुड़े हुए थे और चेहरे रुई जैसे सफेद दिखाई देते थे। सुखे की मंडी का प्लेटफॉर्म वहीं था जहां से वे कई बार गाड़ी पर चढ़कर हाफिजाबाद, सांगला हिल या जड़ावाले गए थे। मोहनलाल हमेशा प्लेटफॉर्म पर लगे पीपल के नीचे बेंच पर बैठना पसंद करता था। इस प्लेटफॉर्म के चप्पे चप्पे को वो अच्छी तरह पहचानता था। पर उस दिन तो ऐसा लगता था मानो ये किसी अंधेरी घाटी का फिसलने वाला द्वार है। उसके मन पर डर का कुछ ऐसा ही दबदबा था। और आखिर वो बात होकर ही रही। शाम का अंधेरा घिरने लगा। मोहनलाल और मायावती का परिवार और भी सिकुड़ गया। शेष अपने परिवार, अपनी अपनी गठरियां आदि संभाल कर उन पर बैठ गए। उनके दिल धक धक कर रहे थे। गाड़ी आ गई। वे सब उसमें किसी तरह घुस गए। बैठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, बस जरा पैर टिकने की जगह चाहिए थी। पर गाड़ी जैसे वहीं जम गई, चलने का नाम ही नहीं लेती थी। डब्बे में बैठे पुरुष, औरतें और बच्चे घबराने लगे। कुलबुलाहट का मानो पहला स्वर उठा हो। इतने में स्टेशन से थोड़ी दूर पर ढोल बजने जैसी आवाज आती गई और उसमें कई दूसरी भयानक और डरावनी चीखें मिलती गईं। गाड़ी में बैठे लोगों में खलबली मच गई। माताओं ने अपने बच्चों को छातियों से लगा लिया। पुरुषों ने अपना सामान और पास खींच लिया। हर तरफ चीख पुकार होने लगी। प्लेटफॉर्म पर अब भाले और बल्लम भी दिखाई देने लगे। मशालें इधर उधर दौड़ने लगीं। सर्वत्र एक बेचैनी सी फैल गई। जाटों ने सारी गाड़ी लूट ली। जो उनके सामने आया उसे काटकर फेंक दिया। डब्बे लाशों से भर गए। लहू बह बह कर फर्श पर जम गया। किसी को कुछ पता नहीं कौन मरा कौन बचा। जो कोई बचा भी था उसने खुद को मृतकों की गिनती में गिन लिया और सांस रोककर चुपचाप लेटा रहा। जब अगले दिन गाड़ी अमृतसर पहुंची, स्टेशन पर कई सोसाइटियों के सेवक रोटी पानी लेकर पहुंच गए। जब उन्होंने गाड़ी पर हुए कत्लेआम को देखा तो एक कोहराम मच गया। मोहनलाल भी घायल हो गया था, पर होश में था। मायावती एक कोने में घबराई बैठी थी। उन्होंने पहली बार एक दूसरे को देखा। रो रो कर उनके आंसू सूखे में आंखों में सूख गए थे। बच्चों को संभाला। छोटे कृष्ण का सिर अलग पड़ा था और धड़ अलग। सोहनलाल बेंच के नीचे दुबक कर लेटा हुआ था। मायावती ने उसे छाती से लगा लिया। अब कांता की खोज शुरू हुई। सोहनलाल के पैर फर्श पर जमे खून से भर गए। उन्होंने एक एक लाश को ध्यान से देखा। वो कहीं दिखाई न दी। मायावती मानो जिंदा ही मर गई। जाहिर था कि कांता को जालिम उठा कर ले गए। उस समय वो केवल 12-13 साल की थी।
जिंदगी का इतना बड़ा घाव वो कैसे भरेगी। मोहनलाल ने कृष्ण के सिर को उठाकर चूम लिया। मायावती ने आंखों में बराबर मुक्के मारे, पर उनमें से एक आंसू भी न निकला। कितना बड़ा आघात था। अंधेरे में उड़ते तिनकों की तरह वे दिल्ली पहुंच गए। धीरे धीरे जीवन के स्वर थिरकने लगे। मोहनलाल ने चांदनी चौक में घड़ियों की दुकान खोल ली। उसका काम अच्छा चलने लगा। सोहनलाल अब बीए कर चुका था और कुछ समय से डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में अच्छे पद पर था। पर 8 सालों में भी चंद्रकांता वाले घाव पर पपड़ी न जम सकी। उसमें से गंदा खून रिसता रहा और मायावती को गश आते रहे। कोई ऐसा साधन न था जिसका सहारा मोहनलाल ने अपनी चंद्रकांता को ढूंढने के लिए न लिया हो। वो होम मिनिस्टर से मिला। उससे पाकिस्तान के होम मिनिस्टर को विशेष पत्र लिखवाया कि वो अपने रिकवरी स्टाफ की सहायता से कांता को ढूंढें। फिर सोहनलाल ने डिप्टी कमिश्नर की सहायता से पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को कहलवाया कि उसकी बहन को ढूंढने के हर संभव यत्न किए जाएं। हाई कमिश्नर ने अपनी सरकार से कहकर पाकिस्तान के अखबारों में इनाम के इश्तिहार भी दिए। इन 8 सालों में उनके जिले की उठाई हुई लड़कियां बरामद हो गई थीं। एक दो से मायावती को चंद्रकांता के बारे में ये भी पता लगा कि उसे एक चौधरी के घर बैठाया हुआ है। ये सुनकर उन्होंने प्रयत्न और तेज कर दिए, पर कोई सफलता न मिली। मायावती अपना सिर पीट पीट कर रोई। इससे तो अच्छा था कि कांता मर ही जाती, गाड़ी में ही काट दी जाती। फिर ईश्वर के आगे मनौती करती, भगवान मुझे उसके मरने की खबर सुना। उसकी बहलोलपुर के चौधरी निसार अहमद के घर बैठने की खबर बिल्कुल निर्मूल हो। पर वो दिल का क्या करती जो हर समय चंद्रकांता का नाम जपता रहता। चंद्रकांता उसे अपने दोनों बच्चों से भी ज़्यादा प्यारी थी। कांता को उसने हथेली पर हुए छाले के समान पाला था और उसे गर्म हवा लगने की बात वो कभी सपने में सोच भी नहीं सकती थी। कांतों की बच्ची, इससे तो अच्छा था कि तू पैदा होते ही मर जाती, या तो मैं ही तुझे जन्म देकर मार देती। ये दुख तो न देखती। ये कहकर वो फिर सिसकने लगती। उसका लड़का सोहनलाल, जो अभी दफ्तर से लौटा ही था, उसको धैर्य देने लगा। जैसे किसी मच्छर ने ईश्वरदास को काट खाया हो। वो अनजाने ही चैतन्य हो गया। उसे पता ही न लगा कि कब उसकी आंख लग गई। जागकर वो फिर पसीना पोंछने लगा और एक बार फिर उस पर नींद की मस्ती छाने लगी। चाचा जी, आपको पिताजी बुलाते हैं। अभी वो कचहरी से लौटा ही था कि मोहनलाल का लड़का उसे बुलाने आया। जरा जल्दी आओ, माताजी बेहोश हो गई हैं। आगे जो कुछ उसने देखा वो उसकी आशा के पूरी तरह से विपरीत तो नहीं था, पर उसे एक धक्का सा जरूर लगा था। मायावती काफ़ी देर से बेहोश पड़ी रही। मोहनलाल उसके दांतों में चम्मच से पानी डालने का प्रयत्न कर रहा था, पर उसके दांत खुल ही नहीं रहे थे। आज सुबह से मायावती चंद्रकांता को याद करके आहें भर रही थी। डॉक्टर आया। उसने मायावती को टीका लगाया। अभी वो टीके का प्रभाव देख ही रहा था कि बाहर एक लॉरी आकर रुकी। ईश्वरदास जल्दी जल्दी बाहर उठकर गया। उसने देखा लॉरी पुलिस की थी और इसमें से एक थानेदार ने बाहर निकलकर उससे पूछा, मोहनलाल जी का घर यही है? ईश्वरदास ने उत्तर में केवल सिर हिला दिया। इसके बाद उसने किसी को बाहर आने का इशारा किया। लॉरी में से एक युवती निकली और ईश्वरदास के मुंह की तरफ देखने लगी। इतने में मोहनलाल भी बाहर निकल आया। उसने जब इस युवती के रूप में चंद्रकांता को अपने सामने देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ। फिर उसने आगे बढ़कर बेटी को गले लगा लिया और उसका मुंह व सिर चूमने लगा। उधर चंद्रकांता के उदास चेहरे पर कोई भाव परिवर्तन न हुआ। वो वैसे ही बौखलाई सी वातावरण को पहचानने की कोशिश कर रही थी। मोहनलाल उसे अंदर ले गया। मायावती थोड़ा थोड़ा होश में आने लगी। जब मोहनलाल ने देखा और कहा, देख माया, कांता आ गई है, तो उसे अपने कानों पर विश्वास न हुआ। उसने पलकें झपकाकर आंखें खोली।
सामने सच ही चंद्रकांता खड़ी थी। वही कांता जिसे वो अपने से ज़्यादा प्यार करती थी। वही कांता जिसके वियोग में पिछले 8 सालों में वो अपनी सेहत खो बैठी थी। हाँ, ये वही चंद्रकांता थी जिसके दुख को उसकी माँ नहीं भूल सकी, चाहे वो अपने बेटे कृष्ण के विछोह को किस्मत की बात मान चुकी थी। चंद्रकांता माँ की तरफ खाली आंखों से देखने लगी। आखिर माँ ने उठकर उसे छाती से लगा लिया। आज कई सालों के बाद उसी आंखों में आंसुओं की बाढ़ आई थी। मायावती की आंखों के स्रोत जो बिल्कुल सूख चुके थे अब फिर भरने लगे और उनमें से आंसुओं की 2 नहरें बहने लगी। पर कांता तो ठंडी राख थी, जैसे उसने घर के किसी व्यक्ति को न पहचाना हो। अपने भाई सोहनलाल से भी वो अच्छी तरह न मिली। माँ ने उसे प्यार से अपने पास बैठा लिया। इतने में किसी को ध्यान आया कि थानेदार अभी खड़ा है। मोहनलाल ने उसे और उसके साथ के 3 आदमियों को आदर से बैठाया। रोशन कपूर रिकवरी स्टाफ में था और उसने खुद चंद्रकांता को बरामद करने के लिए छापा मारा था। वो धीरे धीरे सारी बात सुनाने लगा। इतने में चाय बन गई और सबने खुशी खुशी उनको चाय पिलाई। बातों का सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। इस बीच चंद्रकांता गुमसुम बैठी रही, जैसे वो अपने घर आकर कहीं और आई हो। न उसके चेहरे पर प्रसन्नता की कोई किरण आई और न ही उसकी आंखों में पानी झलका। जितनी देर थानेदार बातें करता रहा वो सिर नीचा किए बैठी रही। बीच बीच में मायावती उसके सिर को थपथपा देती। बरामदे में किसी के कदमों की आवाज़ आई तो ईश्वरदास का स्वप्नजाल टूट गया। गर्मी उसे अभी बेहाल कर रही थी। वो बनियान का पंखा बनाकर मुंह पर हवा करने लगा। ढलती दोपहर के तीखे ताप से उसे ऊँघ महसूस होने लगी। कुछ दिनों में ही मायावती का उत्साह धीमा पड़ गया। अब वो चंद्रकांता को बुलाकर उससे बोलने की बजाय कुछ खींची खींची सी रहने लगी। कांता ने वर्षों की दुख भरी गाथा पलों में सुना दी थी, पर अपना दिल नहीं खोला था। जब वे डिब्बे में भाले चमकाते और अल्लाह अकबर कहते चढ़े तो मेरी चीखें निकल गईं। कृष्ण मेरे पास बैठा था। एक दैत्य ने उसे हाथ से अपनी तरफ घसीटा और गड़ासे से उसका सिर अलग कर दिया। मैं चीख पड़ी। किसी ने मुझे पकड़कर डिब्बे से बाहर घसीटना शुरू कर दिया। मैं चीखती चिल्लाती बेहोश हो गई और जब होश आया मैंने स्वयं को एक घर में चारपाई पर लेटी पाया। मेरे पास एक और औरत बैठी थी। उसने मुझे पानी पीने के लिए दिया। उसे देखकर मैं फिर चीख पड़ी और मैंने फिर आंखें बंद कर ली, जैसे उसके अस्तित्व और अपने आसपास के वातावरण को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। वो औरत मुझे पंखा करती रही। कुछ दिन इसी तरह अनमने बिना खाए पिए से बीत गए। कभी कभी कोई युवक सा लड़का मेरी तरफ निगाह मार जाता। मैं घुटनों में सिर छिपा लेती। मेरे आंसू पता नहीं किस वीराने में खो गए थे। मैं धीरे धीरे पिघलती गई और अंत में मुझे स्वयं से समझौता करना पड़ा। मुझे पता लग चुका था कि सुक्खे की मंडी से उठाकर मुझे बहलोलपुर लाया गया था और मैं वहाँ के जेलदार चौधरी गुलाम कादिर के घर हूँ। चौधरी साहब की बेगम ही इतने दिन मेरे पास बैठी रही थी। उनकी आंखों में सहानुभूति झांकती थी, पर मैं तो अपने परिवार, विगत और संस्कारों को तोड़ी गई थी। इस पर खुद मुझे सहज ही विश्वास नहीं हो रहा था। धीरे धीरे मुझ पर सारा रहस्य प्रकट हुआ और ये भी पता लगा कि मैं कभी बचकर अपने माँ बाप के पास नहीं जा सकती। मेरी फड़फड़ाहट में से जोश और शक्ति कम होती गई। रहमत बीवी ने मेरे साथ प्यार भरा सलूक किया और मेरे दुख को भुलाने की कोशिश की। बड़े चौधरी साहब ने भी मेरे सिर पर शफकत भरा हाथ रखा और इस तरह साल पर साल बीतते गए। हवा का एक तीखा झोंका आया और खिड़की के पट एक दूसरे से टकराए। जलती लकड़ी सा लू का झोंका ईश्वरदास के शरीर को जला सा गया और वो हाय राम कहता पसीना पहुँचता, फिर ऊँघने लगा।
ईश्वरदास की लड़की संतोष ने उसे कई बार बताया था कि कांता हर समय बड़ी उदास सी रहती है और किसी से बातचीत तक नहीं करती। उसकी आंखें हर समय पथराई रहती हैं और उसके चेहरे पर बेबसी की एक मोटी तह जमी होती है। एक दिन संतोष ने कांता को घेर लिया। अरे कांता, तू तो कभी बाहर भी नहीं निकलती, इस तरह कब तक चलेगा? आगे एक सूनी चुप्पी और संतोष के फिर पूछने पर ये नपातुला सा उत्तर, क्या करूं, दिल नहीं मानता, इस दिल का क्या करूं? फिर लोग मेरी तरफ देखकर दबी जवान में खुसर फुसर करने लग जाते हैं। उस समय मेरा मन करता है मैं फौरन मर जाऊं। संतोष ने उसे धैर्य देते हुए कहा, कभी हमारे घर आया कर, दिल लग जाएगा। इस तरह वे दोनों लड़कियां एक दूसरे के निकट आ गईं। एक दिन संतोष ने कांता से उदासी का कारण पूछ ही लिया। वो मूड में थी, कहने लगी, केवल एक शर्त पर तोशी, कि किसी को न बताना। 2-3 साल में चौधरी गुलाम कादिर के घर आराम से ही रही। उन्होंने मुझे कभी तंग नहीं किया। मेरा नाम बदलकर उन्होंने सईदा खातून रख लिया। इस बात की मुझे पूरी सूझ आ गई थी कि अब मुझे यहाँ की मिट्टी में ही मिलना है। रहमत बीबी मेरे साथ प्यार भरा व्यवहार करती थी। उनका लड़का चौधरी निसार अहमद लाहौर में पढ़ता था। वो जब कभी बहलोलपुर आता, मेरे साथ बड़ी मीठी मीठी बातें करता और औरतों पर किए गए जुल्म आदि की निंदा करता। मेरे दिल के किसी कोने में उसकी बातें सुनने की इच्छा जाग उठी। कभी कभी वो मुझे शाम को चिनाब के किनारे सैर के लिए ले जाता, जो कि हमारे गांव से केवल कोस भर दूर था। तो मैं क्या बताऊं संतोष, चिनाब में कितना आकर्षण है। हम दोनों शाम के तांबा रंगे सूर्य को उसमें डूबते हुए देखते और फिर जब चांद की टुकड़ी दूसरी तरफ से उसकी लहरों में नाचने लगती, हमारी बातें समाप्त हो जाती और हम उसकी ओर देखते ही रहते। चिनाब के किनारे चांदनी रात के जादू का मैं बयान नहीं कर सकती। और ये कहकर कांता ने एक लंबी आह भरी, जैसे उसके अंदर से कुछ धुआं सा बाहर निकला हो। उसने अपने होठों को जीभ से तर किया। संतोष की आंखें कांता के चेहरे पर गड़ गईं, जिसमें उसने पहली बार खुशी की थोड़ी सी चमक देखी थी। वो अवाक बैठी कांता की बात सुनती रही। चिनाब को तो वर्षा में देखना चाहिए, जब उसका दूसरा किनारा ही नहीं दिखाई पड़ता। गड़गड़ करती मटियाले पानी की फुफकारती लहरें और उन पर तैरते झाग के गोले, इस दृश्य को केवल देखने वाला आनंद उठा सकता है। छोटी होते हुए भी मैं पर्वों और बैसाखी को चिनाव पर जाया करती रही, पर तब मेरी सूझ बच्चों जैसी थी। अब चिनाब की लहरों के साथ मेरी छाती में भी भाव उछाल उठते और मैं उन पर मोहित हुई, उनमें बंधी हुई कई बार यहाँ पहुँच जाती। फिर जब निसार अहमद मेरे साथ होता, उन पलों का तो कहना ही क्या। कांता ने चुन्नी से पलकें पोंछ लीं। उनके कोनों में नमी सी उभर आई थी। संतोष के लिए ये भी आश्चर्यजनक था कि कांता का पथरीला चेहरा रो सकने की भी सामर्थ्य रखता था। एक दिन रहमत बीबी ने, जिसे मैं भी अम्मा कहने लगी थी, मुझे अपने पास बैठाकर बड़े प्यार से कहा, अब मैं ही तेरी अम्मा हूँ। पहली माँ की तू समझ, मौत हो चुकी है, लेकिन तेरे लिए मेरा भी कुछ फ़र्ज़ है। अब मैं तुझे इस तरह और नहीं रख सकती। मैं क्या कहती, चुप रही। अम्मा इस बीच मेरी तरफ ध्यान से देखती रही। मेरी आंखों के आगे कई पुरानी और नई फिल्में चल रही थीं। अम्मा ने ही मेरी चुप्पी को तोड़ा। अगर तुझे ऐतराज़ न हो। उसने प्रश्नवाचक नज़रें मुझ पर फेंकी। मेरी छाती धक धक करती रही। मैं तुझे अपने से अलग नहीं कर सकती। ये खुदा ने मोह भी क्या चीज़ बनाई है। तेरा निकाह मैं निसार अहमद के साथ करना चाहती हूँ। तुझे कबूल है? मैं खुदा से और क्या मांग सकती थी। चुप रही, परंतु मेरी आंखों से अम्मा को जवाब मिल गया। और संतोष, तूने ये भी कभी नहीं देखा होगा कि एक ही औरत एक समय माँ भी हो सकती है और सास भी। एक ही आदमी अब्बा भी हो सकता है और ससुर भी।
मेरा निकाह जिस धूमधाम से उन्होंने किया वो मैं तुझे क्या बताऊं, शायद ही बयां कर सकूं। संतोष को कांता के चेहरे पर एक रोशनी सी बिखरी दिखाई दी। ईश्वरदास एकदम चौंक कर उठा। बाहर दरवाजे को किसी ने जोर से खटखटाया था, पर उसे कोई भी दिखाई न दिया। साए गहरे होने लगे, पर ताप अभी भी कम न हुआ था। उसकी आंखों से नींद ही नहीं गई थी। मोहनलाल एक दिन उससे कहने लगा, भाई साहब, आपसे एक सलाह लेनी है। कांता का क्या करें? वो हर समय उदास रहती है, किसी से बोलती नहीं। उसकी माँ हर समय खींचती रहती है। ईश्वरदास उनके घर जाकर बैठा ही था कि पास खड़ी मायावती बिलख पड़ी। भाई साहब, परमात्मा से हमने मांगा तो यही कुछ था, पर उसे हमारी मांग ही ठीक नहीं आई। हे भगवान, कहीं ये लड़की मर ही जाती, नहीं तो ये बरामद ही न होती और हमें बता देते कि कांता फसादों में ही मर गई है। इतना कहकर वो फिर रोने लगी। उसे धैर्य देते हुए ईश्वरदास ने कहा, बहन, भगवान के काम के आगे किसका जोर है? इसमें ही भला होगा। हाँ, आप कहें। भाई साहब, क्या पूछने लगे थे? उसने मोहनलाल की ओर मुड़ते हुए कहा, मैंने सोचा था कि इसको कहीं ब्याह कर इसका जीवन नए सिरे से शुरू किया जाए, पर कोई इससे विवाह करने को तैयार ही नहीं होता। जिसको एक बार पता लगता है कि इसे पाकिस्तान से 8 साल बाद बरामद किया है, वो दोबारा इस तरफ कान भी नहीं करता। किसी को इस बात पर ज़रा भी लिहाज नहीं आता कि इसके विवाह पर हम सब कुछ देने को तैयार हैं। आप ही कोई घर बताएं। मोहनलाल ने निराश स्वर में कहा, आप सही कहते हैं, मैं आपके दुख को समझता हूँ। ईश्वरदास ने बात बदलते हुए कहा, क्या किया जाए? हमारा सारा समाज बेशक दागी पड़ा हो, पर किसी अबला की चुन्नी पर निशान भी हो तो कोई उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं। आप कहेंगे तो सही कि ईश्वरदास कैसी पागलों जैसी बात करता है, पर मैं कहूँगा कि अगर हमें उन्हें स्वीकार ही नहीं करना था तो किस मुंह से हम सरकार को उधर रही स्त्रियों और लड़कियों को बरामद करने को कहते हैं। हमने इनको वहाँ से उखाड़ लिया जहाँ वे कई सालों में जैसे तैसे अपनी जड़ें जमाने में सफल हो पाई थीं, पर हम इनको उधर लगाने को तैयार नहीं। मोहनलाल ने ईश्वरदास की बात की हामी भरी और उसके मुंह से एक ठंडी सांस निकल गई। मायावती की आंखों से आंसू बहने लगे और वो उन्हें दुपट्टे से सुखाकर कहने लगी, पर अब ये कहीं अब मर ही जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। हे भगवान, मैं तो जल गई, मेरा कलेजा कोयला हो गया है। पैदा ही न होती कांता की बच्ची, किस जन्म का बदला लिया है हमसे। ईश्वरदास उनको धैर्य देता हुआ उठ खड़ा हुआ और चलते चलते कहने लगा, पर बहन, ये बात भूलकर भी कांता के सामने न कहना। बता, इसमें उसका क्या अपराध है? मैं भी कोई लड़का ढूंढूंगा, आप भी ढूंढो, मिलजुल कर कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। पर भगवान के नाम पर चंद्रकांता का दिल न तोड़ना। आपको क्या पता उस पर क्या बीत रही है, कभी उसके दिल की गहराइयों में भी झांक कर देखा है। और जब वो कमरे से बाहर निकलने लगे, कांता उसे सामने से आती हुई मिली। उसे उसके पथराए हुए चेहरे पर तरस आ गया और उसने सहानुभूति से पूछा, क्या बात है बेटी, क्या कह रही हो? कांता का चेहरा और रूखा हो गया। वो कुछ न बोला। ईश्वरदास को उसकी आंखों में कई सूखे हुए आंसू लटकते नजर आए, जैसे कि उसने उनकी सारी बातचीत सुन ली हो। जब ईश्वरदास की आंख खुली, शाम के साए गहरे होने लगे और गर्मी का ताप घट गया। उसने उठकर कमरे का एक चक्कर लगाया और फिर अपनी जगह आकर बैठ गया। आज उसका दिमाग कुछ और नहीं सोच पा रहा था, पर वो फिर वही बहाव में बह गया। चंद्रकांता की जीभ से अभी ताला खुलता जब वो संतोष के पास जाती। ईश्वरदास की हमदर्दी ने उसका मन जीत लिया था। वो अपने दुख उनके सामने कह देती और जो बात उससे न कर सकती वो संतोष से कर लेती। एक दिन वो संतोष के पास बैठी अपने घावों से पपड़ी उखाड़ बैठी और उनका असली रूप उसे दिखाने लगी। पिछले 2 साल में जब से मैं यहाँ आई हूँ, एक रात भी मैं आराम से नहीं सो सकी।
दिन में हर समय उदासी के इस पाती पर्दे की ओट में निसार अहमद खड़ा मुझसे बातें करता रहता है, जिसे केवल मैं ही सुन सकती हूँ। रात को सपने में वो मेरी बाहें पकड़कर मुझे अपने साथ ले जाता है और चिनाब के किनारे की याद दिलाता है। इससे भी बढ़कर मेरे नईम और सलमा रो रो कर मुझे आवाज़ें देते रहते हैं। उनके उतरे हुए चेहरों को मैं देख नहीं सकती। मैं माँ हूँ, चाहे चंद्रकांता हूँ या सईदा खातून, इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। ममता मेरी छाती में खींचातानी करती है, ममता मेरी आंखों को नम कर देती है, पर उसे किसी ने तोड़कर रख दिया है। बता, तू मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती? संतोष ने चुन्नी मुंह में डाल ली और ठंडी सांस को अंदर रोककर उसकी बात सुनती रही। ये बात आज मैं तुझे बताने लगी हूँ, ये मानकर कि दुनिया में तुझे छोड़कर इसका कभी किसी को पता नहीं लगेगा। मेरे खाविंद निसार अहमद ने जो मुझे प्यार दिया, उसे इस जिंदगी में तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। हमारी शादी के 1 साल बाद हमारे घर नईम की पैदाइश हुई और उसके 1.5 साल बाद सलमा मेरी बेटी की। हाय, अगर मैं तुझे अपना जोड़ा दिखा सकती, फिर तू कहती, सईदा जालिम, तू ऐसे खूबसूरत और प्यारे बच्चे छोड़कर इधर कैसे आ गई? वैसे तो सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं, पर मैं तुझे बताने का यत्न जरूर करूंगी। सलमा होने के बाद मेरे अब्बा की, खुदा उनकी रूह को जन्नत नसीब करे, वफात हो गई थी। इसलिए निसार अहमद जैलदार बन गया। हमारी ज़मीन काफ़ी थी, हमारे सारे इलाके में बड़ा रसूख था और चौधरी निसार अहमद का नाम हर तरफ इज्जत से लिया जाता था। सहज में कोई बड़े से बड़ा अफसर भी उन्हें नाराज़ नहीं कर सकता था। अपने इलाके की वो इज्जत आबरू थे। यही कारण है कि जब कभी पाकिस्तान की पुलिस लड़कियां बरामद करने के लिए छापे मारती, वो हमारे घर की ओर मुंह करने का साहस भी न करती। उन्होंने मुझे स्वयं कई बार बताया कि सिविल एंड मिलिट्री गैजेट और नाए वक्त में मेरी बरामदी में मदद करने वालों को पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 1000 रुपया इनाम देने का ऐलान किया है। उन्होंने मुझे कई बार बड़े प्यार से भी पूछा, क्या मैं हिंदुस्तान में अपने माँ बाप के पास जाना चाहती हूँ? अगर मैं चाहती तो वो खुद ही सरहद तक मुझे छोड़ जाते। जब कभी वो ऐसी बात कहने लगते, मैं उनके मुंह के आगे हाथ रखकर बिलखने लगती और कहती, अब शायद मैं आप पर भारी हो गई हूँ, आप मुझे रखने को राज़ी नहीं। क्या आप मुझे नईम और सलमा की खातिर भी नहीं रख सकते? वो मुझे सीने से लगा लेते और हम एक लंबे बोसे में ये सारी बात भूल जाते। पर एक दिन साफ आसमान में एक काली स्याह अंधेरी आई। गांव में शोर मच गया। पुलिस की बहुत सी गारत आई है और साथ में पुलिस कप्तान भी है। उसके साथ हिंदुस्तानी पुलिस अफसर भी है। ये पार्टी हमारे घर के आगे पहुंची। उन्होंने पूछा, चौधरी साहब कहाँ हैं? ये बात अभी उनके मुंह से ही निकली थी कि निसार अहमद भी बाहर से आ गया। बस संतोष, बाकी की बात तो बताना भी मेरे लिए नामुमकिन है। मेरे खाविंद की एक बात न मानी गई। मैंने मिन्नत की कि मैं नहीं जाना चाहती, मुझे न ले जाओ। मैंने कहा, मेरे तो माँ बाप मर चुके हैं, ये मेरे 2 बच्चे हैं, इनकी तरफ देखो। मैंने इल्तिजा की, मैं चौधरी साहब की बीवी हूँ और अपनी मर्जी से इनसे निकाह करवाया है। मैं रोई। चंद्रकांता मर चुकी है और उसमें से मैंने सईदा खातून ने जन्म लिया है। आप भूलते हैं। मैंने नईम को आगे किया, आप इसकी शक्ल को मेरे से मिलाकर देखो, क्या यह आपको मेरे लख्त जिगर नहीं लगता? पर वहाँ तो केवल एक जवाब था, हम कानून के हाथों मजबूर हैं। हमें पाकिस्तान गवर्नमेंट की सख्त हिदायत है कि आपको वापस हिंदुस्तान पहुँचाया जाए। उस समय सूरज डूब नहीं रहा था। मैं सच कहती हूँ संतोष, उसका इंसानियत के कातिल खून कर रहे थे। वही लाल काला खून सारे माहौल में बिखर गया था। जिस समय निसार अहमद ने मजबूर होकर मुझे जीप पर चढ़ने में मदद की, वो आप बेहोश होकर गिर पड़ा। रहमत अम्मा ने मेरी बलाइयाँ लीं। नईम और सलमा रो रहे थे। उन्हें पुलिस के सिपाही पीछे हटा रहे थे और अम्मा उन्हें तसल्ली दे रही थी कि उनकी वालिदा कहीं बाहर जा रही हैं और जल्द ही वापस आ जाएंगी। पर उन मासूमों के दिल को सच्चाई का अनुभव हो चुका था।
मैं खुद उड़ उड़कर बाहर गिर रही थी। अचानक जीप चली और मेरे आगे कयामत का अंधेरा छा गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। इतने में ईश्वरदास की रोटी आ गई। वो चुपचाप खाने लगा, पर एक कौर भी उसके मुंह में नहीं जा पा रही थी। उसका हाथ वहीं रुक गया और वो विचारों के सागर में बह गया। पिताजी, एक दिन संतोष ने उससे कहा, क्या आप अपने हाथ से मेरा गला दबाकर मुझे मार सकोगे? वो कहने लगा, पागल तो नहीं हो गई बेटी? भला ऐसा कौन पिता कर सकता है? साफ साफ कह, क्या कहना चाहती है? ऐसे माँ बाप भी हैं जिनके अप्रत्यक्ष हाथ अपनी औलादों के गले घोंट देते हैं। कांता के दुख के हर पक्ष से आप जानकार हैं। मैं उसके लिए आपसे एक दया मांगती हूँ। मेरी विनती है, इनकार न करना। वो पहले तो मर ही रही है, अब आपसे न कराकर मरेगी। कुछ बताएगी भी तोशी? आपसे एक आदमी मिलना चाहता है। मिलाऊंगी मैं। कौन? निसार अहमद। नहीं, अब्दुल हमीद। निसार अहमद? वो किस तरह यहाँ आ गया? उसे कांता का संदेश किसने भेजा? एक ही सांस में कई सारे सवाल ईश्वरदास ने पूछ लिए। इन सारे सवालों की आवश्यकता नहीं। मैं उसकी बहन हूँ, समझ लो मैं ही इसके लिए जिम्मेदार हूँ। अचानक ईश्वरदास का हाथ घुटने से फिसलकर सामने थाली से टकरा गया और उसका किनारा उसे चुभ गया। उसने धीरे से हाथ को मला और फिर झटक कर फिर खाना खाने लगा। आज वो कैसे इन विचारों में घिरा हुआ था, वो स्वयं पर हैरान था। ईश्वरदास को मजिस्ट्री की कचहरी में पेश किया गया। उसे हथकड़ी लगी हुई थी और पुलिस ने उस पर फौजदारी का मुकदमा दायर किया था। उसे उसका अपराध बढ़कर सुनाया गया, जिसका सार ये था कि उसने कूचा नबी करीम की चंद्रकांता नाम की लड़की को वकील होने की हैसियत से जिला गुजरात की सईदा खातून होने की पुष्टि की है और इस तरह उसे धोखे से परमिट दिलवाया है। इस प्रकार चंद्रकांता के पाकिस्तान भाग जाने की साजिश में उसका हाथ है। उसने देखा कि सामने मोहनलाल, मायावती और सोहनलाल खड़े थे और भी बहुत से लोग मुकदमा सुनने आए थे। मोहनलाल कह रहा था, देखो यारो, इस तरह का पड़ोसी तो भगवान दुश्मन को भी न दे। हमारी लड़की को इसने पाकिस्तान भगा दिया है। ये हिंदुस्तानी है या देशद्रोही? मायावती मुंह ढक ढक कर सुबक रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मोहनलाल चुप था और उसके चेहरे पर चिंता के निशान उभरे हुए थे। संतोष बड़े धैर्य से खड़ी सारी कार्रवाई सुन रही थी। ईश्वरदास ने अपने हक में कुछ भी नहीं कहा। मजिस्ट्रेट ने उसको 2 साल की कैद की सज़ा सुनाई और अब ईश्वरदास की आंख तब ही खुली जब वार्डन रोटी के बर्तन उठाने आया। उसके मन में कोई चिंता न थी, कोई अफसोस न था। जेल की कोठरी की गर्मी, वो बेस्वाद रोटी, वो सलाखों वाली खिड़की जिसके पीछे वो बंद था, सब कहीं पीछे रह गए थे। उसे फिर निसार अहमद का खिला हुआ चेहरा दिखाई दिया, जिसके प्यार के आंगन में सईदा खातून की खुशी का पौधा फिर से लग गया था। वार्डन को बर्तन पकड़ाते हुए वो उठ खड़ा हुआ और उसने संतोष से एक डकार ली। तो दोस्तों, ये थी कहानी ठंडी दीवारें, लेखक गुरमुख सिंह जीत। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं किसी और दिन किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।